जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप सीखने वाले हो अपना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 के विद्यार्थी। साथियों, इस जो आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके दोस्तों दो वीडियोस आएंगे। पहले वीडियो में जो आज मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप एंड तक देखिए। अब हम समझते हैं दोस्तों, पहले दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समझने से पहले आपको एक शब्द पर ध्यान देना होगा कि आखिर ये परिवर्तन क्या है। क्या दोस्तों, परिवर्तन क्या है? परिवर्तन को समझना होगा आपको कि आखिर ये परिवर्तन होते क्या है। साथियों, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि मानव में पाचन कैसे हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें रासायनिक अभिक्रियाएं होती थी। लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज हमारे सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। उससे पहले साथियों आप एक चीज को समझ लीजिए कि आखिर ये परिवर्तन क्या होता है। आप बताइए परिवर्तन क्या है दोस्तों। परिवर्तन जैसे कि परिवर्तन ये है कि दोस्तों आप 6 से 7th में आए, 8th में आए, ये सब परिवर्तन है। अब क्या आप दोबारा 8 से 7th में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, आप कमेंट में बताना। साथियों, आपने देखा था कि दोस्तों की परिवर्तन आप अपने आसपास देखते हो। परिवर्तन कैसे देखते हो? सुबह सुबह आप अगर मट्ठा पीते होगे तो आप वो भी परिवर्तन देखते होगे। वो कैसे परिवर्तन है? क्योंकि दोस्तों उसमें मट्ठा ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट भैंस को आपने मट्ठा निकाल लिया, वैसे ऐसा नहीं होता है, या गाय से मट्ठा निकाल लिया। दूध से मट्ठे का निर्माण होता है, यानी एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तन हो गई है। तो आखिर ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए जो आपको वीडियो को देखना चाहिए, एंड तक देखना चाहिए। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर ये परिवर्तन होता क्या है। साथियों, परिवर्तन मैं आपको बता दूं, परिवर्तन दो चीजों से होता है। या तो दोस्तों भौतिक रूप से किसी वस्तु में परिवर्तन हो, या आंतरिक रूप से यानी रासायनिक रूप से परिवर्तन हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास जो परिवर्तन है दो प्रकार के हैं। आपके पास जो परिवर्तन है वो कितने प्रकार के हैं दोस्तों? एक परिवर्तन है आपके पास भौतिक, एक परिवर्तन क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन, और एक आपके पास है रासायनिक परिवर्तन। एक परिवर्तन है दोस्तों आपके पास रासायनिक परिवर्तन। अब हमें यह समझना होगा कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। मैं आपसे कहूं भौतिक परिवर्तन क्या है, मैं आपसे कहूं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो दोस्तों परिवर्तन तो होगा पर किसी नई चीज का निर्माण नहीं होगा। इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये क्या बता रहा हूं मैं, देखिए मैंने क्या कहा कि आखिर ये परिवर्तन तो होगा, कोई वस्तु में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनेगी। अब आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग हिल रहा है हमारा, ऐसे समझो। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने एक, ये क्या है, ये क्या है? ये बेसिकली एक कागज है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये कागज ही आपको दिखेगा। अब हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। हमने परिवर्तन क्या किया, थोड़ा इसको फाड़ दिया, परिवर्तन हो गया। पहले बड़ा कागज था, अब छोटा कागज हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको फाड़ दिया, क्या ये रसगुल्ले बन गए? नहीं, ये तो कागज ही है। तो ये कागज ही है, परिवर्तन तो हो गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ साथियों? भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको अगर मैं फाड़ देता हूं, कोई नई चीज नहीं बन रही, कागज का कागज ही रहा। इसीलिए ये कौन सा परिवर्तन है साथियों? इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब मैं आपसे क्या कहूं, देखिए मैंने इस मार्कर को खोल दिया, मार्कर ही रहा, भौतिक परिवर्तन है। क्या है भौतिक परिवर्तन? यानी भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण ना हो, यानी कोई नया पदार्थ, यहाँ पे मैं लिख दूं शॉर्ट में, नया पदार्थ नहीं बनेगा। मैं आपको यहाँ से डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा क्योंकि साथियों नवंबर तो अब एंड है, आज 23 नवंबर है। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा कि ये रटो वो रखो। अब आपको समझने की जरूरत है। डेफिनेशन नोट्स आपके बहुत पहले से ही बन चुके हैं। देखिए, तो आपने देखा कि भौतिक जो परिवर्तन है, क्या भौतिक परिवर्तन, उसमें नया पदार्थ ना बन रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जैसे अभी आपने कागज को काटा था या फाड़ दिया था तो उसमें कागज ही रहा, नया पदार्थ ना बना। यानी जो भौतिक परिवर्तन है, आप समझ पा रहे हो, नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है। अब मैं ये कहूं कि जो आपकी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जैसे एक इसका एग्जाम्पल और देख लो जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहता है, जलवाला। जलवाला मतलब जैसे दोस्तों पानी से आप बर्फ बना सकते हो। पानी एक देसी, अब पानी लिक्विड फॉर्म में है। अब जैसे ही दोस्तों वो बर्फ बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब जो पानी था, ऐसा तो है नहीं दोस्तों दूध की बर्फ बन गई हो। जैसे आपने पानी को फ्रीज में रखा तो पानी का ही बर्फ बन रहा है, बस वो ठोस हो गया, उसके अणु पास पास आ गए। अब आपने क्या किया, बर्फ को दोस्तों खुला छोड़ दिया। आपने क्या किया, बर्फ को जब आप खुला छोड़ दोगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन रहेगा तो पानी, रहेंगे तो पानी के अणु।
अब दोस्तों आपने क्या किया, उसको गर्म कर दिया तो वाष्प के रूप में उड़ गया। मतलब दोस्तों ये क्या है, सब भौतिक परिवर्तन ही है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए आपने भौतिक परिवर्तन को सीख लिया, अब आखिर ये रासायनिक परिवर्तन क्या है। क्या दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें दोस्तों कोई नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बन जाएगा, यानी कोई जो नया पदार्थ होगा वो बन जाएगा किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। अब आप लोग कहोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए आप डेली दूध को पीते होगे, दूध को पीते हो, हाँ ठीक है पीते हो। अब दोस्तों आपने घी भी खाया होगा, मक्खन भी खाया होगा, लेकिन ये बनता कैसी है, क्या ये डायरेक्ट में प्राप्त होता है, नहीं। आपने क्या किया दोस्तों, दूध से दही को बनाया, दूध से क्या बनाया, दही को बनाया। ये कौन सा परिवर्तन हो गया, यानी कि एक नया पदार्थ, पहले आपके पास दूध था, अब क्या बन गया, दही, अब क्या बन गया, दही। तो दोस्तों एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया, क्या हो गया, नया पदार्थ का निर्माण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन। और ये रासायनिक परिवर्तन ही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। क्या दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन ही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन ही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन ही आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो इन सब चीजों को आप जब समझते हो, देखते हो, और आपने सोचा कि आखिर हमारे पास अगर कोई चीज है जो कि रासायनिक परिवर्तन है, यानी उसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। कई सारे आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप दोस्तों कुछ मिला देते हो, फिर मिलाने से कुछ नया पदार्थ बन जाता है। तो वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, सॉरी रासायनिक परिवर्तन होता है। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे साथियों आप क्या करते हो, जब चाय पीते हो तो उसमें शक्कर डालते हो, बहुत सारी चीजें डालते हो, उसके बाद एक पेय पदार्थ का निर्माण होता है जिसे आप टी कहते हो। अब क्या दोस्तों, आप जो नया पदार्थ बन गया, परिवर्तन हुआ है। पहले आपकी चीनी ठोस फॉर्म में थी और आपके पास दूध था, पानी था, अभी इन सब चीजों को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया जिसे आप टी चाय कह रहे हो। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ये आपने जाना। अब आपकी बुक में आप देखोगे, एक है उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक है दोस्तों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एक होता है दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक क्या दोस्तों, उत्क्रमणीय, एक है दोस्तों उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब आखिर ये उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होगा, लेकिन ये क्या होगा दोस्तों, अपनी स्थिति में आ भी सकता है। क्या बता रहा हूं, फिर से सुनिएगा, परिवर्तन तो होगा, मतलब परिवर्तन होगा और नया पदार्थ भी नहीं बनेगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन होती है जिनमें नया पदार्थ तो नहीं बनेगा, लेकिन ये अपनी स्थिति में आ जा सकता है। क्या दोस्तों, अपनी स्थिति में आ जा सकता है। जैसे अब आप कहोगे एग्जाम्पल दो, जैसे मान लो दोस्तों मैं उत्क्रमणीय परिवर्तन का आपको एग्जाम्पल दूं, H2O। H2O क्या होता है, जल। अगर दोस्तों आप अभी मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में, अब आपने इसे फ्रीज में रख दिया तो ये सॉलिड में बन गया। अब आपने फ्रिज से फिर दोस्तों बाहर निकाल लिया, फिर ये पानी बन गया। यानी दोस्तों पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, भाप से फिर पानी से भाप बन जाएगा, भाप से फिर पानी बन सकता है, पानी से फिर दोस्तों ठोस बन सकता है। यानी दोस्तों जब आप बर्फ का एग्जाम्पल लेते हो तो इसमें क्या चल रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों परिवर्तन तो हो ही रहा है, क्योंकि पहले पानी था, अब दोस्तों बर्फ बन चुका है। लेकिन ये क्या हो रहा है दोस्तों, अपनी स्थिति में आ जा सकता है। आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये मार्कल है, उत्क्रमणीय परिवर्तन, नया पदार्थ तो नहीं बना, लेकिन क्या हम दोस्तों इसको दोबारा से फिर जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यानी ये अपनी स्थिति में आ जा सकता है, अपनी स्थिति में आ जा सकता है। तो ये जो आपका परिवर्तन यहाँ पर चला है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि अगर नया पदार्थ नहीं बनता है उत्क्रमणीय परिवर्तन में, तो हम उत्क्रमणीय परिवर्तन को क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हम भौतिक परिवर्तन ही पढ़ लेते। जैसे साथियों अभी आपने देखा था कि जो आपके पास भौतिक परिवर्तन होता है उसमें भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, और जो आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन है इसमें भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अब दोनों चीजों में जब नया पदार्थ नहीं बन रहा है, और साइंस जैसे सब्जेक्ट में फिर दो नाम क्यों, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा। तो दोस्तों आपका डाउट बिल्कुल जायज है। क्या, जाहिर है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, देखिए ये समझिए, जो आपका भौतिक परिवर्तन है इसकी ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये अपनी स्थिति में आ ही जा सके। फिर से
नया पदार्थ तो नहीं बनेगा भौतिक परिवर्तन में 100% है, लेकिन ये इसकी ये कोई कंडीशन नहीं है कि अपनी स्थिति में आ जा सके, अपनी स्थिति में आ जा सके। लेकिन जो आपका उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल नेचर यानी उत्क्रमणीय प्रकृति के जो परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के यानी रिवर्सिबल नेचर के जो आपके परिवर्तन होते हैं, ये कहते हैं नया पदार्थ तो नहीं बनेगा, वो तो 100% सत्य है, और ये अपनी स्थिति में आ जा सकते हैं। मतलब यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, परिवर्तन भी होगा। तो जैसे आप समझिए, तो आप बताइए, क्या आप जो दोस्तों आपके सारे भौतिक परिवर्तन होंगे, क्या वो अपनी स्थिति में आ जा सकते हैं? फिर से, अगर दोस्तों सारे भौतिक परिवर्तन अपनी स्थिति में आ जा सकते हैं तो वो सारे उत्क्रमणीय परिवर्तन होंगे। अगर सारे भौतिक परिवर्तन अपनी स्थिति में आ जा नहीं सकते हैं तो नहीं होंगे। एग्जाम्पल समझिए, अभी मैंने आपसे क्या किया था, अभी मैंने ये आपको दिखाया था, ये आपका ये कागज था। अब मैंने क्या किया साथियों, मैंने इस कागज को फिर से थोड़ा सा फाड़ दिया, ये देखिए फाड़ दिया। अब दोस्तों फिर क्या किया, देखिए अब मैंने ये कागज लिया, बहुत सा छोटा है, अब मैंने फिर से इसको फाड़ दिया। अब की बार मैंने क्या, परिवर्तन हो रहा है लगातार, अब फिर मैंने फाड़ दिया। अब क्या बताइए, क्या मैं वापस से उतना बड़ा कागज बना सकता हूं? जितना बड़ा पहले कागज था उतना बड़ा कागज का निर्माण होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। अब दोस्तों कागज से अगर हमने कागज को फाड़ दिया, बहुत कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना। उत्क्रमणीय क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों हम वापस से उतना बड़ा कागज बना सकते हैं, क्योंकि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? जो अपनी स्थिति में आ जा सके। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? जो अपनी स्थिति में आ जा सके। क्या? जो अपनी स्थिति में आ जा सके। समझ गए हो ना? तो ये चीज थी। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं दोस्तों आपका। अब देखिए जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? रासायनिक समीकरण। मैंने आपको बता दिया कि जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है वही आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या दोस्तों? जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है वही आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम ये सीखेंगे कि आखिर फिर रासायनिक समीकरण क्या है। ये कागज को मैं हटा दूं। अब हम ये सीखेंगे कि आपका जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन तो समझ लिया, अब रासायनिक समीकरण देखिए। रासायनिक अभिक्रिया, अब दोस्तों क्या होता है देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों ऐसे समझ सकते हो। मैंने आपको दो चीजें बता दी। अब मैंने आपको दो चीजें बता दी, वो देखिए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब रासायनिक समीकरण देखिए। अब आप देखने वाले हो रासायनिक समीकरण। समीकरण को समझिएगा। जैसे दोस्तों मैं अभी आपके पास कोई एक समीकरण रख दूं, अभी आपको कुछ भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। समीकरण क्या होता है देखिए। समीकरण मतलब देखिए, जैसे मैं अभी एक चीज कर देता हूं आपके पास H2O, जैसे कि मैंने क्या किया दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कर दिया। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कर दिया। जैसे मैं, रुकिए मैं ऐसे समझा देता हूँ दोस्तों, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे? दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभी आप इतने समझो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों को समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तब उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी को हम तब क्या कह देते हैं? रासायनिक समीकरण कह देते हैं। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आप अभिकारक तथा उत्पादों को समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हो, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आखिर ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, वो सब देखोगे। तो अब हम डायरेक्ट, अब दोस्तों अभिकारक उत्पाद क्या है मैं आपको एग्जांपल में ही समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जिनमें से पहला प्रकार पढ़ोगे आप संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ोगे वियोजन अभिक्रिया, और आज आप दो ही प्रकार पढ़ोगे। तीसरा प्रकार मैं आपको कल बताऊंगा। तो अब आप पढ़ने जा रहे हो कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया। अब आप देखोगे ये संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए संयोजन मतलब जोड़ना। अब क्या होता है देखिए, इसमें दोस्तों मान लीजिए, पहले देखिए मेरे पास मान लीजिए एक कोई तत्व है, एक कोई तत्व है दोस्तों, एक बी तत्व है, एक सी तत्व है, और ये मिलकर ABC बना रही है। अब पहले अभिकारक सुन लीजिए। अभिकारक क्या होते हैं दोस्तों, जैसे एरो के LHS में, ये दोस्तों LHS हो गया, ये RHS, यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड बाहिनी हाथ की तरफ क्या होते हैं आपकी जितने भी एलिमेंट्स तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक। अब दोस्तों अभिकारक एक हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकती है, 2 करोड़ हो सकती है, हमें नहीं पता। बस हमको ये पता है कि दोस्तों जो आपका एरो होगा उसके बाईं तरफ होंगे अभिकारक
और जो दोस्तों एरो की दाहिनी तरफ, यानी जो एरो की दाहिनी तरफ होते हैं उसको बोलते हैं आप उत्पाद। उसको क्या बोलते हो? उत्पाद। उसको क्या बोलते हो? उत्पाद। ये होता है रासायनिक समीकरण में कि आखिर अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। क्या दोस्तों? अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ये आपने सीखा। अब आपने किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद को सीख लिया, ठीक है। अब सीखने के क्या रह गया कि आप रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार देखने जा रहे हो, जिससे आप कह रहे हो संयोजन अभिक्रिया। क्या कह रहे हो? संयोजन अभिक्रिया। अब देखो ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दोस्तों देखो बुक में तो ये लिखा होता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दोस्तों आप एक को क्या करना हो 2, फिर करते हो 2 या 2 से अधिक। मैं तो इसे ऐसे बोलता हूं, देखना बहुत सरल है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक से अधिक, जिसमें क्या होता है दोस्तों एक से अधिक अभिकारक। संयोजन अभिक्रिया क्या दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों ए बी सी ये 3 अभिकारक हो गए, एक अभिकारक, 2 अभिकारक और ये 3 अभिकारक। मैंने क्या कहा था? एक से अधिक अभिकारक होना चाहिए, और ये देखो आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये मिलकर ओनली सिर्फ एक ही उत्पाद कर रहे हैं, जिसे हम एबीसी कह रहे हैं। एक ही उत्पाद बनाया। कितना उत्पाद बनाया? एक ही उत्पाद बनाया। इसी को क्या कह रहे हो आप? इसी को कह रहे हो संयोजन अभिक्रिया। यानी अभिकारक जो होंगे वो एक से अधिक होंगे और ये आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को आप कहते हो संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हो? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आपने देखा कि आखिर संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। अब इसके रियल एग्जांपल देखते हैं। इसका रियल एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। देखिए अब आपको समझना होगा। देखिए अब दोस्तों जैसे मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O बन रहा है, मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास दोस्तों हाइड्रोजन गैस है और मैंने दोस्तों इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जलाया और ये बन रहा है H2O। ये बन रहा है H2O। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? गैस। और H2O क्या है? गैस, सॉरी ऑक्सीजन क्या है? गैस। और ये क्या है? लिक्विड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक अभिकारक E हो गया और दूसरा अभिकारक E हो गया। अब बन क्या रहा है? एक उत्पाद बन रहा है। एक ही उत्पाद तो बन रहा है, सिर्फ जल एक है ना। अब देखिए अब हमारी परिभाषा को जांचने की बात आती है कि क्या ये सही है गलत। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था दोस्तों मैंने क्या देखा था मैंने आपको बताया था कि जो आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है, क्या संयोजन अभिक्रिया होती है, उसमें जो अभिकारक होगा वो एक से अधिक होता है और आपका एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। किसका? एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसी को आप कह रहे थे संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आपके पास जो अभिकारक है वो 2 हैं और ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज को बना रहे हैं जिसे आप H2O कह रहे हो। क्या? H2O यानी जल कह रहे हो। तो आपने देखा कि अभिकारक एक से अधिक जो कि आपस में मिले और एक एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया, इसी को कह रहे हो संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। जैसे आपके पास कार्बन है, क्या दोस्तों? कार्बन जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। अब दोस्तों आपने ऑक्सीजन से गर्म किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, इसकी गैस और ये बना रहा है CO2 गैस। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपके पास अभिकारक कितना? एक और 2, टोटल 2 अभिकारक हैं और ये आपस में जुड़कर एक उत्पाद को बना रहे हैं। ऐसे मानिए कोई एक ही चीज तो बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने देखा कि ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी? संयोजन अभिक्रिया। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया को लेके हम कैसे करेंगे या कैसे नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा सिंपल था जो आपने किया होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब देखो दूसरी चीज क्या होती है। जब आपने देख लिया कि दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जिसमें एक से जो अधिक अभिकारक है वो आपस में मिल रहे हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसी को आप संयोजन अभिक्रिया कह रहे हो। जब इन सब चीजों को आप देख लेते हो और समझ लेते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि आखिर ये संयोजन अभिक्रिया क्या है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ये चल रही होंगी कि H2O क्यों बना, CO2 क्यों बना। इसका इंतजार कीजिए जब दोस्तों आप दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ोगे। दूसरा और तीसरा यानी सेकंड क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा क्या है? धातु और अधातु। जब ये सब चीजें जब ये दूसरे तीसरे चैप्टर पढ़ दोगे तो दोस्तों आपको पहला चैप्टर इतना मस्त लगेगा, तब आपके दिमाग में आया अच्छा
ये ही उत्पाद क्यों बन रहा था, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि मेनली संयोजन क्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, इतने से आप बहुत सारी चीजों को सीखोगे। लेकिन अभी जो फोकस करना है वो सिर्फ इन्हीं चीजों पे करना है। दूसरा देखिए क्या है, वियोजन अपक्रिया। दूसरे आपको समझना होगा कि आखिर ये वियोजन अपक्रिया क्या होती है, वो समझाते हैं मैं आपको। दोस्तों एक एग्जांपल और रह गया इसका, वो क्या है वो देख लेते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जल से मिलकर, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये दूसरा अभिकारक जल, ये आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना भी बोलते हैं। क्या बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। अब दोस्तों एक इसके बारे में फैक्ट सुन लो, अगर ये आया है, ये बुझा हुआ चूना क्या करता है दोस्तों, दीवारों में सफेदी करने के काम आता है। कैसे होती है वो देखिए दोस्तों। मान लीजिए अगर अभी मेरे पास ये मार्कर है, आपको पता है वायुमंडल में प्रत्येक मतलब बहुत सारी गैसें जो है वो प्रेजेंट है। अब दोस्तों हो सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हो सकता है कि इससे टकरा रही होगी, लेकिन इससे कोई रिएक्शन नहीं कर पा रही है। क्या रिएक्शन नहीं कर पा रही है, जब रिएक्शन नहीं कर पा रही तो कुछ चीज नहीं हो रही है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे कई गैसें ऐसी होती है जो वायु में खुला रखने पर वो जल जाती है, जैसे क्या मैग्नीशियम बहुत ज्वलनशील गैस होती है। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि वायुमंडल में कई सारी गैसें मौजूद हैं। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, बुझा चूना, ये क्या करता है दोस्तों, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है, प्रेजेंट जो होती है, उससे रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है, रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन करता है तो दोस्तों एक उत्पाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, और जल बाहर निकल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बाहर निकल जाता है। क्या बता रहा हूँ, देखो कुछ ऐसी चीज होती है। जैसे दोस्तों आपके पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों दीवारों में सफेदी करने के लिए इस बुझे हुए चूने का उपयोग किया जाता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर समझाता हूँ आपको। देखिए ये एग्जांपल आया है तो समझ लीजिए, क्योंकि इंपोर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा चूना बोलते हैं। और जो इसका उपयोग हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, अभी बताया था, क्या बताया था कि दीवारों में सफेदी करने के लिए। अब देखिए कैसे होता है दोस्तों, आपको पता है हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट हैं, तो उसमें से एक गैस के साथ ही अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और दोस्तों क्या होता है, H2 और जल बाहर निकलता है, ये समझ लीजिए। अब इस यही कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन में दीवारों में सफेदी ला देता है। यानी दोस्तों क्या होता है, ये सिर्फ जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और दीवारों में सफेदी आ जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब देखिए, अब दोस्तों क्या होता है, रासायनिक समीकरण समझ लेते हो तो एक बात और आती है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। होता ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा और अभी तक भी पढ़ चुके होगे, मैं नहीं बता रहा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताना होगा, लेकिन आप समझ जाओगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आपको बताने होगा कमेंट में। देखिए अब जैसे आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस थी, सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, और ऑक्सीजन थी, H2O बना रहा था। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण ये कहता है कि जितने अभिकारक में परमाणु हैं या तत्व हैं उतने ही उत्पाद में होनी चाहिए, ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी इक्वल है, बराबर है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, सॉरी यहाँ पर देखोगे तो एक ही ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन को डबल करना होगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, पहले सूत्र से आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे, तो आपको ऑक्सीजन को क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों H2O बना था आपका, H2O, तो आपको क्या करना है, 2 का गुणा कर देना है। अब आपके पास ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन जैसे आप ऑक्सीजन 2 कर देते हो तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए ना, तो आप हाइड्रोजन का 2 का गुणा इधर कर दो। अब आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। इस तरीके से रासायनिक ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, जो आपने सीख लिया। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आपकी वियोजन क्रिया क्या है। अब दोस्तों आप देखोगे कि आखिर ये वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक एक होगा और उत्पाद अनेक बनेंगे। कैसे, देखिए
जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब वियोजन क्रिया क्या होती है वो दिखाता हूं दोस्तों। इसमें वियोजन क्रिया में क्या होगा दोस्तों, आपके पास जो अभिकारक होगा, क्या दोस्तों, जो आपके पास अभिकारक होगा वो एक होगा, लेकिन उत्पाद दोस्तों आपके पास वियोजन मतलब अलग होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ABC है, ABC ये अभिकारक एक है, लेकिन ये उत्पाद A प्लस बी प्लस सी बना दिया, या मान लीजिए AB प्लस सी बना दिया। यानी दोस्तों आपके पास क्या होता है, अभिकारक तो एक होता है, अभिकारक कितना होगा, दो एक होगा, और आपके पास उत्पाद कितना बनता है, एक से अधिक। ये होता है वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया क्या होती है, अभिकारक एक होगा और उत्पाद एक से अधिक। अभिकारक एक, उत्पाद एक से अधिक, अभिकारक एक, उत्पाद एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जैसे ही गर्म करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में निकल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में निकल जाता है। कैल्शियम नहीं, ऑक्सीजन 3, कार्बन 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या हुआ दोस्तों, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था, ये एक अभिकारक है। क्या है दोस्तों, ये एक अभिकारक है, लेकिन इसने उत्पाद को दो उत्पाद बनाए हैं। कितने उत्पाद बनाए हैं, दो, यानी ये वियोजन हो गया। तो वियोजन क्रिया क्या है, जिसमें अभिकारक एक होगा और दोस्तों क्या होगा, उत्पाद जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। अब वियोजन को तापीय वियोजन भी होता है, ऊष्मा वियोजन भी होता है, वो सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। अब देखिए, तो दोस्तों आपने देखा वियोजन अभिक्रिया क्या है, मेनली आपकी वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि अभिकारक एक होगा और जो उत्पाद बनता है 2-3 बनते हैं, उत्पाद एक से अधिक बनते हैं। ये समझ लीजिए उत्पाद कैसे बनते हैं, एक से अधिक। तो ये था आपका वियोजन क्रिया के बारे में। अब वियोजन में भी कई सारे प्रकार होते हैं, वो भी बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही कि आज आपने सीखा रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ये जो आज का वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और जो दोस्तों सेकेंड वीडियो में आपका ये चैप्टर खल्लास हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सेकेंड वीडियो तक आप वेट कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे। आपको दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एंड तक वीडियो देखते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।